नमस्कार दोस्तों। मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी पीवाईक्यू जीके जीएस सीरीज 2025 में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान के हमने 8 पार्ट का एनालिसिस किया। आज हमारा पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 में हम 35 क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। संलग्न में उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी अन्य पहलू हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका भी स्टडी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 236, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं? तो संघ बनाने की शक्ति, ये तो मौलिक अधिकार के संबंधित है। शिक्षा का अधिकार, ये भी है। जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21, ये भी है। संपत्ति का अधिकार, ये नहीं। संपत्ति का अधिकार क्या होता है कि जो विधिक अधिकार अभी हो गया है, ये किस अनुच्छेद में है इस समय? तो आप कहेंगे 300A। ये इस संपत्ति का अधिकार अभी 300A में, संपत्ति का अधिकार 300A में हो गया है। और एक कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो आप कह सकते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट, 1978। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हुआ था। ये संपत्ति के अधिकार को हटा के उसको 300A में रखा गया। और यह एक आज विधिक अधिकार, कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार, विधिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 237, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 1978। जस्ट आपने पढ़ा, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अब कौन सा अधिकार है? ये विधिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, 238, निम्नलिखित में से किसने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एच के कानिया, ऑप्शन नंबर बी दीपक मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी ए एस खेहर और ऑप्शन नंबर डी टी एस ठाकुर। तो देखिए, एक 24 अगस्त 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला आया था। 24 अगस्त 24 अगस्त 19 2017 में 2017 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें हियरिंग के दौरान जो ऐतिहासिक फैसला हुआ, इसमें निजता का अधिकार शामिल था। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार था। और ये किससे संबंधित था? ये आर्टिकल 21 से, 21 के तहत इसका संरक्षण प्राप्त किया गया, यानी कि 21 के तहत इसको संरक्षित किया गया। उस समय प्रधान न्यायाधीश जो थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे के एस खेहर। वो इसने फैसला दिया था, के एस खेहर। 9 सदस्यों की एक पीठ थी और जिसमें निजता के अधिकार पर महत्वपूर्ण फैसला देने वाले व्यक्ति थे मुख्य न्यायाधीश के एस खेहर थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, के एस खेहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 239, भारत में धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। भारत को जो है धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास देश का मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार है? अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता, सही है। मानवीय गरिमा के साथ जीने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। है तो चारों स्वतंत्रताएं, लेकिन धर्म निरपेक्ष से संबंधित है कि अपने भाई पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने, मानने तथा उसका अनुसरण करने, कहीं सभा बनाने, संगोष्ठी बनाने या उसके नियमों आदर्शों को आत्मसात करने, ये स्वतंत्रता इसमें है। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग अपने धर्म, पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है। इसको भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे
पूछ ले कि भाई जो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में है कौन से आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल आर्टिकल 25। और कहां से कहां तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में 25 टू 28 आर्टिकल तक इसका वर्णन है। 25 से 28 तक स्वतंत्रता के धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 240, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपचार प्रदान कर सकता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया हो, तो वो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के को गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद करके रखा गया है और इसके आधार पर जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 32 का यूज किया। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 5 रिटें दायर होती है और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत, 32 के तहत। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में अगर आपको यह अपील दायर करनी हो यानी 5 रिटें दायर करनी हो तो 226 के तहत, आर्टिकल 226 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। और इस रिट के तहत ऐसे व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रदान किया जाएगा जिसने बिना किसी कानूनी औचित्य के अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खो दी हो। जब वो जेल में बंद है तो जाहिर सी बात है उसने स्वतंत्रता खो दी है। यह रिट सार्वजनिक जो है अधिकारों या व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो ये है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी को पुनः प्रत्यक्ष रूप से जज के सामने पेश करिए, बंदी का प्रत्यक्षीकरण करिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। तो निम्नलिखित में से याचिका यानी रिट किसी कैदी की हिरासत के कानून की वैधता को चुनौती है। कौन सी चुनौती के बारे में बात कर रहा है? तो अगर आपने कहा कैदी की बात किया गया और वह हिरासत में है, जस्ट अभी आपने पढ़ा कि वह बंदी के रूप में है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में इसको राहत मिलेगी, यानी कि यह जो याचिका दायर करेगा वो रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण का होगा। किसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? कौन से आर्टिकल के तहत? 32 के तहत। हाई कोर्ट में किसके कौन से आर्टिकल के तहत अपील कर सकता है? तो आपका 226 के तहत। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 242। 242 में कह रहा है कि कौन सा रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह उस पद के लिए पात्र नहीं है। तो यहाँ पर अधिकार पूछता है कि भाई किस अधिकार से आपने ये कार्य किया, यानी अधिकार परीक्षा के बारे में बात कहा जा रहा है। क्यू वारंटो, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में आपको ये तो अधिकार परीक्षा है, 5 प्रकार की रिटें हैं आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में 32, हाई कोर्ट में 226 के तहत। और कौन कौन सी रिटें अन्य हैं? तो आप कहेंगे 5 रिटें दायर करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा कब जारी होता है? तो जब न्यायालय को यह पता चलता है कि व्यक्ति पदासीन है और वह उस पद के पात्र नहीं है, इस पद पर वो बैठा हुआ है उसके योग्य नहीं है। तो न्यायालय इस रिट के माध्यम से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, यानी कि तुम्हारा कौन सा अधिकार है, कौन सा राइट है जिसके आधार पर तुम ये कार्य कर रहे हो। तो इसमें होता है अधिकार परीक्षा, यानी अधिकार के बारे में पूछे गए प्रश्न। तो ये जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 में कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की याचिका या रिट जारी करने की शक्ति के साथ विभूषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उस याचिका रिट में एक नहीं है? अब इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं। देखिए, अनापनियो, अनापनियो पहला है, दूसरा है निषेधाज्ञा, निषेध आज्ञा, निषेधात्मक, यानी कि जो है प्रतिषेध के बारे में कहा।
और अधिकार परीक्षा, परमादेश, तो 5 प्रकार के रिटें हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। यह निषेधाज्ञा, यानी कि यह प्रतिषेध के बारे में बात कर रहा है। और अनापनियो ये नहीं है, ये किसी प्रकार की कोई रीत इस प्रकार की नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा कि यह रीट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 244, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो जाने का अधिकार देगा 32 देता है, और हाई कोर्ट में जो जाने का अधिकार देगा यानी हाई कोर्ट में 226 देता है। के तहत आप 5 प्रकार के रिटर्न जारी करते मतलब दायर कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 245, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिटें जारी की जा सकती है? तो आपने कई बार पढ़ लिया, 5 रिटें जारी कर की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 246, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन, टैपिंग संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो जस्ट आपने पढ़ा कि जो 2017 में माननीय चीफ जस्टिस खेहर के द्वारा एक निजता का अधिकार आया था, उसमें फोन कॉल टैपिंग करना बैन कर दिया गया। यह आर्टिकल 21 के तहत उसको संरक्षित किया गया था, और ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है, इसलिए फोन कॉल टैपिंग नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 247। क्वेश्चन नंबर 247 में कहता है परमादेश रिट का क्या अर्थ है? परमादेश रिट का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, परम आदेश, यानी कि हम आदेश, परम मतलब को तो सुपीरियर पर्सन आदेश दे रहा है। आदेश देने वाला काम किसका होता है? सुपीरियर पर्सन का होता है। तो यह रिट न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पद पर बैठे हुए पदाधिकारी को जारी किया जाता है। किसी भी सार्वजनिक इकाई जैसे निगम या अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरणों या आदि जो सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य जारी करने वाले कोई भी ऐसा प्राधिकरण जो भी हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करता है कि हाई कोर्ट ये आदेश करता है कि हम आदेश करते हैं, यानी परमादेश रिट के तहत, तो हम इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, हम आदेश देते हैं। तो मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 248, इस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसने मौलिक कर्तव्यों का ना पालन करने के लिए जुर्माना और इस पर सजा का जो है प्रस्ताव रखा, परंतु इसे माना नहीं गया। ध्यान में रखिए, इसे माना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य है, ये ड्यूटीज है तुम्हारी, ये ड्यूटी के रूप में तुम्हारी इच्छाएं हैं मानने की ना मानने की। लेकिन अगर ऐसा कहीं पर राष्ट्र के अहित के रूप में बात होती है, या कहीं ऐसा लगे कि जहां पर सार्वजनिक रूप से प्रतिरोध हो सकता है, वहां पर आपके ऊपर नियम कायदे कानून से कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उस समय जो स्वर्ण सिंह समिति थी, उसके आधार पर यह मानने के लिए जुर्माना भी लगाया गया कि अगर आप नहीं करेंगे तो जुर्माना लगेगा, तो उसको लेकिन माना नहीं गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है, स्वर्ण सिंह समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 249, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहा गया, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी आपका कर्तव्य, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना ये भी है, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी है, सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये आपका मूल कर्तव्य के रूप में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें कि ये मूल कर्तव्य मिलेगा कहाँ, तो आप कहेंगे पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 ए में है, 4 ए में है। और यह कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन
संविधान संशोधन 1976 में 1976 में इसको जोड़ा गया। और 1976 में किसके तहत जोड़ा गया? ये तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति के समझौते पर इसको किया गया। मूल कर्तव्यों की संख्या उस समय 10 थी, 10, और फिर उसमें एक और ऐड कर दिया गया। और कब किया गया ये संविधान संशोधन? 2002 में हुआ, और उसमें एक और अन्य कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो ये टोटल हो गया आपका 11। इस समय मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो 11 है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 250। कह रहा है कि का संरक्षण किसी भी भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो पवित्र ग्रंथों, वन्य जीवों, गांवों, बच्चों और वृद्धों का। तो वन्य जीवों, अन्य जो वन्य जीव है उनका संरक्षण करना नागरिक का मूल कर्तव्य है। गांव का तो गांव में रह रहा है तो खुद का संरक्षण करेगा ही। पवित्र ग्रंथों का उसके धर्म के अनुसार जो भी अपना पठन पाठन कर रहा है उसका पवित्र ग्रंथों का ही सम्मान करेगा, उसका करना चाहिए। लेकिन यहाँ मूल कर्तव्य के रूप में किसका वर्णन किया गया था? तो वो वन्य जीवों के बारे में कहा गया। और ये स्वर्ण सिंह समिति जब 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था तब इसको जोड़ा गया था। और इस समय ये जो है कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो आप कहेंगे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इसमें जो 7वां पार्ट है, 7वां नंबर 7 पे है, उसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव आदि के बारे में कहा गया है। 7वें नंबर पे इनकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का मूल कर्तव्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन्य जीवों का संरक्षण करना व्यक्ति का मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 251। 251 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? हमारी संस्कृति एवं समृद्धि विरासत के महत्व देना, ये भी मूल कर्तव्य में है। राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भी है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने की रक्षा करना, ये भी है। केवल व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान देना, ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है कि केवल व्यक्तिगत विकास तो एक इंडिविजुअल है, जबकि यहाँ पर सबसे समाज की बात किया जा रहा है मूल कर्तव्यों में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11वें मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य संबंधित है शिक्षा से, एजुकेशन से संबंधित। जो 10 कर्तव्य थे 51A में, तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। कब हुआ था? 86 अमेंडमेंट संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2002 में हुआ। और इसमें ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि शिक्षा, एजुकेशन दिया जाना चाहिए। और ये माता पिता का भी कर्तव्य है कि उसको शिक्षा का निश्चित अवसर प्रदान करें और उसको मुहैया कराया जाए। यानी शिक्षा का अवसर प्रदान करने की बात किसमें कही गई? आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 253। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्यों में सूचीबद्ध नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं उसमें सुधार करना, ये तो है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है। हिंसा से दूर रहना, ये भी है। समृद्ध विरासत
को महत्व देना तथा परिरक्षित करना, ये भी है। आम संगत की भावना को बढ़ावा देना, नहीं, आम संगत की भावना को नहीं बढ़ावा देना है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। आम जो है असंगति की बढ़ावा देना यानी कि उसकी भावना को बढ़ाना, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यह टर्म नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 214, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 1976 का कार्यकाल था, वो इंदिरा जी का समय था। 1976 से 77 में जो आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों तथा उनकी आवश्यकता आदि के संदर्भ में अगर अनुमति देनी थी, तो जो समिति की सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की, उसके आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। और पाठ फिर कौन बना? 51 ए। इस सिफारिश के तहत 42वां संविधान संशोधन हुआ और 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो उस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार। आपातकाल कब लगा था? 1973 से 77 तक, 73 से 77 तक के आपातकाल के दौरान इसका जो है कार्रवाई हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 255, मौलिक कर्तव्य डैश है और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। ये फंडामेंटल आपकी ड्यूटीज है और ये मौलिक कर्तव्य वैधानिक है और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है कि जबरदस्ती आपको ये काम करना ही करना है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये आपका कर्तव्य है, ड्यूटीज है, इसको आपको करना है, ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर किसी मामले में निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं किसी भी मामले को, तो उसको अगर आप कोई पिटीशन दायर करें, कोई ऐसा होगा कोई मामला, तो न्यायालय में वह सुनवाई होगी, वो दृष्टिगत होगा। न्यायालय ये क्लियर करेगा कि आपने ये काम किया तो ये ऑफेंस के दायरे में आता है या नहीं आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कि वैधानिक। वैधानिक इसमें करेक्ट आंसर है। मौलिक कर्तव्य वैधानिक, वैधानिक, लेकिन कानून परिवर्तनीय नहीं है, कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है कि ये ऐसा करना ही आपको पड़ेगा, ऐसा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 256, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष से प्रेरित महान आदर्शों को सजोना, ये भी आता है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करना, ये आता है। वयस्क मताधिकार का प्रयोग, ये नहीं आता और नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर होगा। डी क्या कहता है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को त्यागना, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। अगर आपसे कहा जाए कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात किया जाता है, तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार की अगर बात किया जाएगा तो आर्टिकल 326 है। इसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात किया जाता है, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 257, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान का भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 डैश है, क्या है? वाद योग्य है, नियम विवर्जित है, वाद योग्य नहीं है, अपरिवर्तनीय है। यानी कि मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 वाद योग्य है। आप भाग 3 को उठा के देखेंगे तो भाग 3 में मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स वो पूरे इसी में है। फंडामेंटल राइट्स वाद योग्य हैं, तो इसको न्यायालय में इसके आधार पर जो 5 प्रकार की रिटें दायर की जा सकती है,
तो उसके आधार पर न्यायालय में रिट दायर कर सकता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के परिपेक्ष में नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है, यह वाद योग्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 258 258 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होती है, नहीं, ये तो गलत है, नहीं होगी। ए नागरिक का कर्तव्य, ये तो बात सही है। ये उल्लंघनीय एवं अस्थायी नहीं है, ये भी बात सही। ये भारतीय परंपरा का हिस्सा है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्या ऐसी विशेषता नहीं है? इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होती है, तो ये इसके उल्लंघन पे कानूनी कार्रवाई होती है, ये नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नहीं के टर्म में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 259 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य नहीं? तो मानवतावाद का विकास करना मौलिक कर्तव्य है, सद्भाव की भावना का विकास करना ये भी है, ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना ये भी है, सुधार लाना, अमेंडमेंट लाना, ये सब सुधार लाना ये मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि जो मौलिक कर्तव्य हैं और कितनी है टोटल, आप बता सकते हैं। मौलिक कर्तव्य आपके 11 है। और स्वर्ण सिंह जब समिति हुई तो उस समय कुल मौलिक कर्तव्य कितने थे? आप कहेंगे 10 थे। स्वर्ण सिंह समिति कब हुई? तो ये हुई थी 1976। किसके कार्यकाल में हुई थी? इंदिरा जी के कार्यकाल में हुई। 83वां संविधान संशोधन 2002 में आया। इसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को उनके माता पिता का कर्तव्य होता था कि उसको शिक्षा के सुनिश्चित अवसर मुहैया करवाए। ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लागू किया गया और इसको मौलिक कर्तव्य के रूप में 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं उसमें सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं तथा राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। तो आप कहेंगे कि जो इसके आदर्श, जैसे जो स्लोगन है, जो वाक्य हैं, उनका पालन करें, उनके आदर्शों का पालन, उनकी संस्थाओं का पालन, उनके ध्वज का पालन, उनके राष्ट्रगान का पालन करें। तो ये पहला वाला था। इसमें पहले वाले में पहला कर्तव्य में इसको वर्णन किया गया। दूसरे कर्तव्य में कहा गया स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए उससे प्रेरित करने वाले जितने भी उच्च आदर्श हैं अपने हृदय में संजोए तथा उनका पालन करें। जो हमारे देशभक्त हैं, जो जिन्होंने अपनी शहादत दिया देश को आजाद कराने में, उनके प्रति को सहानुभूति रखें, उनके आदर्शों को संजोएं दिल में। तीसरा कहता है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के बारे में रक्षा करे, उसकी रक्षा करे, उसको अक्षुण्ण बनाए रखे। जो इसकी संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसको जो है वो अपने दिल में सजोए और उसकी रक्षा करें। चौथा कहता है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करें और राष्ट्र सेवा में समर्पित रहें। और हर एक व्यक्ति ऐसा काम करता है अपने देश के प्रति। पांचवा कहता है भारत के सभी लोगों को समरसता समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समान भ्रातृत्व भावना का निर्माण का मतलब आप कह सकते हैं भाईचारे की भावना का निर्माण करें और भाईचारे के साथ रहें, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित किसी भी भेदभाव से परे हो। क्योंकि भाईचारे में कभी भी कोई धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, जाति, कुल, धर्म ये सब नहीं आता। उससे परे होकर हम भाईचारे की भावना का विकास करते हैं और उसको अपने हृदय में सजोते हैं। ऐसी प्रथाओं को वो त्याग दे जो स्त्रियों का सम्मान ना करे, यानी कि उनके विरुद्ध अगर कोई मतलब गलत इंटेंशनली जो कार्य करता है उसको उसका विरोध करें और उसके द्वारा जो परिवर्तन जो कार्य किया जा रहा है उसको रोकने का भरपूर प्रयास करें। छठा कहता है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है वो गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे तथा उसको परिलक्षित करे।
सातवां कहता है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जैसे वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव आते हैं, इनकी रक्षा करें, इनका संवर्धन करें। और आठवां कहता है व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मानववाद तथा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां कहता है संपत्ति, जो सार्वजनिक संपत्ति है, संपत्ति का मतलब सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, जैसे रेलवे स्टेशन हुआ या इमामबाड़ा हुआ या कोई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है, उसकी संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10वां कहता है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर, यानी कि अग्रसर रहें, श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हों और सतत विकास करें, जिससे राष्ट्र की भी प्रगति हो और स्वयं भी प्रगति करे। तो इस सब चीजों के बारे में बताया गया। और 11वां तो आपको पता ही है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना। तो ये आपके 11 थे फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इनको भी एक बार ध्यान में रखें और एक आध दो बार पढ़ लेंगे तो आपको वो चीजें समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 260। 260 में कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना को विकसित करे। तो ये आपका किस में है? 51A में। कौन से टर्म में है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज 51A के अनुच्छेद 51A में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 261। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? तो यातायात के नियमों का पालन नहीं, ये यातायात के नियमों का पालन इसमें नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी है, वैज्ञानिक सोच ये भी है, प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा ये भी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है कि यह नहीं, यातायात नियमों का पालन करना ये नहीं। क्वेश्चन 262। निम्नलिखित में से किसी भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के सूचीबद्ध नहीं किया गया है? कौन सा ऐसा कर्तव्य है जिसको सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो करों का भुगतान, ये तो इसमें सूचीबद्ध सूची में नहीं है। करों का भुगतान, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये है, संविधान का पालन ये भी है, भारत की संप्रभुता की रक्षा करना ये भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है, करों का भुगतान करना ये इसमें वर्णित नहीं है। 11 जो मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 263 में कह रहा है देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत चर्चित समिति थी, जीएस वर्मा समिति। जीएस वर्मा समिति का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1998, इस सन 1998 में जीएस वर्मा समिति का गठन हुआ था। इन्होंने कहा कि मौलिक कर्तव्यों को सिखाने के लिए सुझावों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 264। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? तो इसमें आपको बताना है। तो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य है। और चुनाव के दौरान मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं है। भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना ये भी है। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों को अपने अंदर आत्मसात करना, उनके सजोए रखना ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है चुनाव के दौरान मतदान करना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 265। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिखा गया है? तो 51A। कई बार आप पढ़ चुके हैं कि 51A जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें इसको जोड़ा गया था। कौन सी समिति थी? वर्ण सिंह समिति थी 1976। 51A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 266। क्वेश्चन नंबर 266 में कहता है मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसको आपको बताना है। यह 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, एकदम बात सही कह रहा है। मौलिक कर्तव्य में 11 है मौलिक कर्तव्य, ये भी बात सही है।
अच्छा, कभी कभी आपको दे देगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा था, तो उसमें शिक्षा का अधिकार को लेकर था। तो 6 से लेकर 14 साल के व्यक्ति शिक्षा का जो अधिकार था उसमें उसका वर्णन किया गया था कि तो समुचित शिक्षा का व्यवस्था कराया जाना चाहिए। ये नैतिक जवाबदारी माता पिता तथा सरकार की है। तो ये भी सही है कि 11 मौलिक कर्तव्य है। 43वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया नहीं, 42वें संविधान संशोधन 42 में अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको किया गया था 1976। कौन सा स्वर्ण सिख समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसके संतुति पर इसको किया गया था। तो ये ऑप्शन गलत है और ये भाग 4 में शामिल है, ये तो बात सही है। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, तो नहीं के टर्म में पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वें संविधान संशोधन यानी 43वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल नहीं किया गया था, ये 42वें के द्वारा शामिल किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 267 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। 51A जो कि बार बार आप पढ़ते चले आए हैं। 51A जो है किससे संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 268 निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। तो आप सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उसने सिफारिश की थी 1976 में। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार के रूप में जोड़ा गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 269 भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार आता है। वो कौन सा ऐसा जो है संविधान का भाग है जिसमें राज्य के कल्याणकारी बात कही जाती है। तो आपका आता है डीपीएसपी। इस पे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में आपका आता है। तो ये किस में आएगा, भाग अनुच्छेद के भाग 4 भाग 4 में आता है डीपीएसपी। और डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 51 तक, 36 से लेकर 51 तक है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में, 51A में है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीपीएसपी। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है जो है कितने प्रकार के न्याय की समुचित व्यवस्था की गई है, कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। एक है सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। तीन प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, चौथा किसी प्रकार के न्याय का वर्णन नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 270। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया, यानी कि इसका उल्लेख का वर्णन किया गया है। तो ये है आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया है। अच्छा, आप ध्यान दीजिए कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी डीपीएसपी आर्टिकल 36 टू 51 तक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ग्राम पंचायत का गठन किसमें है, तो आर्टिकल 40 में है। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में बात किया गया है कि आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में।
तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि भारत को एक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान सिविल संहिता इसमें वर्णित है, अनुच्छेद 44 में वर्णन इसका किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन के साथ हम उस पहलुओं को भी डिस्कस करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसी क्वेश्चन को रट लेंगे तो ये संभव नहीं है कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दे, तो इसलिए सारे पहलुओं को नजर में रखिए कि अगर आपसे पूछा गया डीपीएसपी तो डीपीएसपी में कहाँ से कहाँ तक है। भाग 4 में है तो भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। 51 ए में क्या है, 51 ए में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है और 36 से 40 तक कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 40 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राम पंचायत का गठन, क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा के ऊपर आधारित। तो ये सब चीजें भी हम लोग समझेंगे और आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।